हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य यूकेपीएससी। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे 2014 का लेक्चर का स्क्रीनिंग एग्जाम का पेपर। 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिए थे। अब 31st क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ में क्वेश्चन डिस्कस करने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उससे रिलेटेड क्या क्या और क्वेश्चंस हो सकते हैं वो पूरा पूरा हम इसमें डिस्कस करेंगे। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 31st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक आर्थिक संस्था की स्थापना वर्ष 1927 में हुई थी? तो 1927 में ये फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना हुई थी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं फिक्की, FICCI। तो फिक्की के चेयरपर्सन अभी हैं उदय शंकर। और इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको गवर्नमेंट का बैंक भी कहते हैं और सेंट्रल बैंक भी कहते हैं भारत का। तो इसकी स्थापना हुई थी RBI एक्ट 1934 के तहत, और जो प्रवाही कब से हुआ था? 1 अप्रैल 1935 से। राइट, इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि भाई CII, तो CII का पूरा नाम हुआ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ये बहुत पुरानी इंस्टीट्यूशन है। 1895 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, तो आपको ये बातें याद रखनी है। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना सभी को पता ही होगा, बम्बई यानी कि मुंबई में हुआ था, और ये दयानंद सरस्वती जी ने किया था। राइट, और तीन मतलब 2 साल बाद 1877 में इसको लाहौर में चेंज कर दिया गया था, और दयानंद सरस्वती जी का बचपन का नाम मूलशंकर था। और इनको जो दयानंद सरस्वती जो नाम दिया गया, ये इनके गुरु स्वामी पूर्णानंद जी ने दिया, और पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज का प्रयोग किया। राइट, तो ये आपको पता, और भी इनके बारे में डिटेल पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ओके, आगे। अधिकतम वन क्षेत्र वाला राज्य, देखिए फॉरेस्ट कवर वाला तो डेफिनेटली पूछा ही जाता है, और उत्तराखंड वाले में उत्तराखंड से पूछा जाएगा, बट ये पूरा भारत का यहाँ पे है। तो मध्य प्रदेश में है अभी मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर हमारा, पूरे राज्यों की बात करें तो ये यहाँ पे एरिया है मध्य प्रदेश जो, ठीक है। और भारत में अभी जो सर्वे हुआ है लेटेस्ट, तो उसके अकॉर्डिंग 21.67 जो एरिया जो है वो कवर्ड है फॉरेस्ट से। राइट, और बेसिकली ये जो रिपोर्ट जारी की जाती है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की जाती है, तो ये किसके द्वारा जारी की जाएगी? हर 2 साल बाद फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की जाती है। तो ये आपको याद रखना है। फॉरेस्ट कवर 21.67% है पूरे भारत का। राइट, और जिसको कितना करना है, हमारा जो वन नीति कहती है कि 33% भारत का जो एरिया होना चाहिए, ज्योग्राफिकल एरिया, वो वनों से आच्छादित होना चाहिए। राइट, तो ये आपको पता होना चाहिए। राइट, और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में चिल्का झील है? तो चिल्का झील जो है ओडिशा राज्य में है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है मणिपुर। मणिपुर में आपको पता होगा कि मणिपुर में फर्स्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है, ठीक है, यानी तैरता हुआ नेशनल पार्क जिसको कहा जाता है। तो इसका नाम क्या है? किबुल लैमजाओ। किबुल लैमजाओ नेशनल पार्क है, जो पूरे वर्ल्ड का ही जो है एक फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और ये कहाँ पे है? लोकटक लेक में है। लोकटक लेक, तो लोकटक लेक कहाँ पे है? ये भी मणिपुर में है। राइट, और ये मैं बता दूं बेसिकली ये क्या है कि ये कैसे तैरता हुआ नेशनल पार्क कैसा? तो लेक में छोटे छोटे फुमडीज होते हैं, यानी फुमडीज, जिस तरह से हम अगर किसी तालाब में पत्तों को डालें तो पत्ता तैरता रहता है। राइट, वैसे ही जो है छोटे छोटे फुमडीज होते हैं वहां पे लेक में, तो वो इधर से उधर शिफ्ट करते रहते हैं, तो इसीलिए बोला गया है उसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं। भारत के अंतरिक्ष यान मार्स ऑर्बिटर ने मंगल की कक्षा में प्रवेश कब किया था? तो ये पुराना क्वेश्चन हो गया, उस टाइम का करंट अफेयर्स था। 24 सितंबर 2014 इसका आंसर है। बट आज की डेट में जब हम 2019 की बात करते हैं तो चंद्रयान 2 जो है लॉन्च किया गया था, हालांकि फेलियर हो गया था कुछ पोर्शन इसका। तो आप आज आज के एग्जाम में, मतलब जो आने वाले एग्जाम में, हो सकता है कि चंद्रयान से क्वेश्चन बन जाए। तो चंद्रयान कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019। राइट, और ये किस यान के थ्रू गया था? GSLV Mk 3। वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रज्ञान इसमें रोवर था और विक्रम लैंडर था। और ये जारी किसके द्वारा किया जाता है कोई भी ये मिशन? तो ये इसरो के द्वारा किया जाता है, और इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। और चंद्रयान फर्स्ट जो था वो 2008 में, आपको पता होगा। राइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। एशियन खेल 2014 में कितने साल बाद भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है?
तो जो है 16 साल बाद जो जीता था 2014 में, ये एशियन गेम उस टाइम का जो है करंट अफेयर्स का है। हॉकी टीम की बात करें अभी तो करंट कैप्टन है हमारे मनप्रीत सिंह है। हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं और जो नेक्स्ट एशियन गेम होगा वो 19वां गेम होगा, वो हैंजाओ चाइना में होगा 2022 में, राइट। और 18वां जो एशियन गेम हुआ था वो जकार्ता में हुआ था, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता। लियोनेल मैसी दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉलर हैं, वो किस देश से संबंधित? तो लियोनेल मैसी, राइट, 2019 के फुटबॉलर ऑफ द ईयर, जिसको बैलन डियोर अवार्ड भी कहा जाता है, तो इनको मिला था। और 6 बार का बैलन डियोर अवार्ड इनको मिला है, किसको? ये मैसी को, राइट। तो अब इसमें कुछ और फुटबॉलर भी हैं जो आपको पता होना चाहिए। ब्राजील के जो फेमस फुटबॉलर हैं वो नेमार है, और पुर्तगाल के जो हैं वो हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और स्पेन के हैं डेविड विला। ये आपको पता होना चाहिए जो फेमस हैं। और नेक्स्ट फीफा जो अब खेला जाएगा, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का, वो 2022 में कतर में खेला जाएगा। नागालैंड के राज्यपाल जो 2014 में किसे नियुक्त किया? तो उस टाइम पे पद्मनाभा आचार्य जी को नियुक्त किया गया था गवर्नर ऑफ नागालैंड। ओके। और अभी आपको ये सारे के सारे, अभी आज की डेट में तो कोई भी गवर्नर नहीं है एक्टिंग, तो अभी जो है दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर से। तो लद्दाख के जो गवर्नर बने हैं मिस्टर R K माथुर, और JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के बाइफर्केशन के बाद से दो हमारे पास आए हैं यूटीज। तो लद्दाख में हो गया R K माथुर, और JNK में हो गया मिस्टर मनोज सिन्हा, राइट। तो ये इम्पोर्टेंट है, गवर्नर की तरफ से ये क्वेश्चन बन सकता है। कौन सा भारतीय खिलाड़ी विश्व के 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की फोर्ब्स की सूची में स्थान पाने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन सा है? तो उस टाइम पे ये जब 2014 की बात थी तो MS धोनी थे। आज की डेट में ये फोर्ब्स की रैंकिंग के अलग से हिसाब से अलग है, और यहाँ पे विराट कोहली आगे हैं। तो ये उस टाइम का करंट अफेयर्स था। आप भी फोर्ब्स की लिस्ट को देख लीजिएगा अभी, क्योंकि 2020 का अभी प्लेयर्स आया नहीं है, तो अदरवाइज। और मैं बता दूं फोर्ब्स की लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है सबसे अभी जो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है वो एलन मस्क आगे हैं, और 8वें नंबर पे हम अंबानी, ठीक है। तो मुकेश अंबानी 8th नंबर पे वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन है फोर्ब्स के अकॉर्डिंग। ये भी आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डील करते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से सर्वाधिक मात्रा में सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी में आगे है। और इंडिया का टारगेट जो है आपको पता होना चाहिए, 2022 तक हमें क्या करना है, 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को गेन करना है, और 450 गीगावाट को 2030 यानी कि 2030 तक हमें 450 गीगावाट का हमने लक्ष्य रखा है, इसको अचीव करना है। ISA क्या है? ISA इंटरनेशनल सोलर अलाइंस है, जिसको भारत और फ्रांस ने जो है मिलकर के एस्टैब्लिश किया है, और 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। ISA का जो हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव में है, राइट। तो ISA है क्या कि ऐसे कंट्रीज जो हैं जहाँ पे सन की लाइट ज्यादा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले जो देश हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। और उनका साझा एक अलाइंस है जिसको ISA बनाया गया है। ओके। और आगे बढ़ते हैं। किस नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत योजना है? और वो है चिनाब नदी पे। और चिनाब नदी पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। बगलिहार डैम प्रोजेक्ट और दुलहस्ती डैम प्रोजेक्ट दोनों चिनाब रिवर पे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। दूसरा है मंडला और किशनगंगा झेलम बेसिन में। देखिए, किशनगंगा प्रोजेक्ट जो है किशनगंगा नदी पे, बट ये झेलम बेसिन में है। मंडला जो है झेलम नदी पे है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो था ये आपको ज्योग्राफी का अच्छा सा नॉलेज है तो तभी आपको आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत के लुधियाना, कोटा, इंदौर और कोची शहरों के निकट से गुजरता है? तो ये जो है ये तो बिल्कुल पता ही होना चाहिए, इसके एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। ज्योग्राफिकल मैपिंग अगर आपको आती है तो आप इसको आंसर को करेंगे, अदरवाइज तो ये मुश्किल है। 76 डिग्री ईस्ट की बात हो रही है, तो ये है ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, राइट। निम्नलिखित में से किस राज्य युग्म में 2011 के अनुसार समान जनसंख्या घनत्व था? समान जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन राइट था इसमें। छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में जो है
कितना है 189 छत्तीसगढ़ में भी है और 189 जो है उत्तराखंड में भी है। तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व समान था। बाकी अन्य राज्यों में देख लें तो मध्य प्रदेश है, सॉरी, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का जो है 365 है। तमिलनाडु का बात करें तो 555 है। और ये त्रिपुरा की बात करें तो 350 है। और पंजाब की बात करें तो 550 है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो 236 यहाँ पे जो है जनसंख्या घनत्व है, राइट। तो जनसंख्या घनत्व आपको ये पता होना चाहिए। उत्तराखंड का तो 189 है ही और साथ में बराबर है सीजी यानी छत्तीसगढ़ का भी 189 है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो प्रथम जो है कृषि को दी गई थी। और प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी हेराल्ड डोमर मॉडल पे बेस्ड थी और जो एग्रीकल्चर प्रधान थी, राइट। बट और दूसरी जो थी वो महाल नोबिस जो है मॉडल पे बेस्ड थी और ये पूरी की पूरी औद्योगिकरण से संबंधित थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। और अगला क्वेश्चन है कौन स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का कार्य नहीं है? तो निर्यात करना भी होता है, आयात करना भी होता है, घरेलू व्यापार करना भी स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का काम होता है। बट व्यापार के लिए ऋण उपलब्ध कराना ये काम नहीं होता है स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का। मैं बता दूं भारत सरकार जो है जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का होता है वो काम देखना होता है किस बैंक के थ्रू? एक्सिम बैंक के थ्रू। तो EXIM यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, ठीक है, इसको बोला गया है। और इसकी स्थापना 1982 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो भारत के कंटेक्स्ट में एक्सिम बैंक इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 14वें वित्त आयोग के तो YV रेड्डी थे। बट अभी करंट में जो है 15वां वित्त आयोग स्टार्ट हो गया है जिसको जो है 2020 से 2025 तक जिसका कार्यकाल होगा और जिसके चेयरपर्सन यानी कि जिसके अध्यक्ष हैं NK सिंह। और ये जो स्ट्रक्चर की बात करूं मैं वित्त आयोग की तो इसमें एक चेयरपर्सन होता है, चेयरमैन होता है और 4 अदर मेंबर यानी टोटल 5 लोग होते हैं इसमें। इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये 280 यानी 280 इसमें आर्टिकल में ये पूरा पूरा डिटेल में है कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। तो वित्त आयोग क्यों फॉर्म किया जाता है? क्योंकि जो सेंट्रल जो रेवेन्यूज हैं उनको स्टेट में डिवाइड करना होता है। तो वो वित्त आयोग का काम है उसको जो है डिवाइड करना या डिस्ट्रीब्यूट करना, राइट। और ये जो है एक संघवाद का जो ढांचा है उसको उसका एक बेहतरीन उदाहरण है फाइनेंस कमीशन। आगे बात करते हैं 47 क्वेश्चन। भारत के संविधान की कौन सी सूची राज्यसभा में राज्यों के लिए सीटों का निर्धारण किससे संबंधित है? तो ये चौथी जो सूची है अनुसूची वो जो है डिसाइड करती है कि राज्यसभा के लिए सीटों की संख्या क्या होनी चाहिए, राइट। और यहाँ पे और ऑप्शन है सेकंड जो अनुसूची है उसमें जो है प्रेसिडेंट, कैग, CJI, ये और भी बहुत सारे जो हैं जो हम हेरारिकल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है जो पद हैं उनकी सैलरी और अलाउंसेस के बारे में दूसरी जो है अनुसूची बात करती है। तीसरी अनुसूची की बात करें तो ये संवैधानिक पदों पे शपथ यानी किसके लिए क्या शपथ होनी चाहिए, राइट, और उसका प्रारूप क्या होना चाहिए, ये तीसरे जो है अनुसूची ये बात करती है। छठी अनुसूची की बात करें यानी षष्टम की बात करें तो जो है असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो ट्राइबल एरियाज हैं उनका जो है उनका प्रशासन से संबंधित बातें छठी अनुसूची में हैं। और चौथे में तो हो ही गया राज्यसभा की सीटें, राइट। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मानवाधिकार से संबंधित नहीं है? तो मानवाधिकार से संबंधित ऑप्शन ए पुरुषों और स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। कार्य की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं के बारे में है इसमें। और विश्राम और अवकाश मिलना चाहिए। बट धर्म की स्वतंत्रता जो है मानवाधिकार से संबंधित नहीं है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। इसमें यहाँ पे बात करते हैं NHRC की, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की। तो ये कब बना था? ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये बना था 12 अक्टूबर 1993 को। और इसके स्ट्रक्चर यानी संरचना की बात करें तो इसमें एक चेयरपर्सन होता है और 4 जो है मेंबर्स होते हैं, बिल्कुल वित्त आयोग की तरह ही ये कमीशन भी है। यानी स्ट्रक्चर के मामले में टोटल 5 हो गए, एक चेयरपर्सन और 4 मेंबर। और करंटली जो चेयरपर्सन है इसके HL दत्तू जी हैं, ये जो है रिटायर्ड
CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी 42वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे अचल दत्तू, जो अभी जो है NHRC के हेड हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में आर्थिक आपातकाल लागू किया जा सकता है? तो आर्थिक आपात की बात करी गई है, तो आर्टिकल 360 में ये बात होती है, आर्थिक यानी वित्तीय आपातकाल। तो भारत में 3 तरह का आपातकाल का जिक्र है। आर्टिकल 352 बात करता है संवैधानिक संकट की, बात कर संवैधानिक संकट है तो उस कंडीशन में आपातकाल लगाया जाना चाहिए, तो वो 352 में। 356 में अगर कहीं पे भारत पे जो है बाह्य आक्रमण हो जाता है तो उस कंडीशन में जो है आर्टिकल 356 के तहत आपातकाल लगाया जाएगा। बट जो आर्थिक आपातकाल है वो आर्टिकल 360 वित्तीय संकट के दौरान लगाया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जो जिला उपभोक्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अपील कर सकता है, तो ये 30 दिन के भीतर कर सकता है। अब जो नया संरक्षण आयोग आया है, सॉरी, उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम आया है, उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम पे हम कितना वाद का निपटान हो सकता है। 1 करोड़ तक का कोई वाद है तो वो डिस्ट्रिक्ट यानी जिला फोरम पे उसको निपटाया जा सकता है। 1 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ तक का कोई वाद है तो उसको जो है स्टेट यानी राज्य फोरम में निपटाया जा सकता है। और नेशनल बॉडी में अगर जाएंगे तो 10 करोड़ के ऊपर के मामले जो है नेशनल फोरम में आप लोग डील कर सकते हैं। यानी नया जो है, नया जो संरक्षण एक्ट आया है उसमें ये प्रोविजन किए गए हैं, राइट। तो ये टोटल जो है जनरल स्टडीज के, जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच।